हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफएल स्टडी पॉइंट। तो इस चैनल में बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग बुक में टॉपिक चल रहा है रेजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी। तो पिछले वीडियो में इसका एक क्वेश्चन भी बताया था। आज एक नई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय रिजॉल्विंग डिजनरेसी। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है 3x1 + 5x2 + 4x3 subject to the constraint 2x2 + 3x2 less than equal to 18, 2x2 + 5x3 less than equal to 18, 3x1 + 2x2 + 4x3 less than equal to 25 and नॉन नेगेटिविटी कंडीशन स्टूडेंट लिखी हुई है x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमने ये बताया था कि जो डिजनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें बेसिक वेरिएबल कम से कम एक बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 हो। यानी सिंपलेक्स मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो बेसिस होता है यानी कि जो बी वाला कॉलम होता है, पहला कॉलम बी का होता है, बी कॉलम में जो वेरिएबल होते हैं वो बेसिक वेरिएबल होते हैं और इनका जो आंसर होता है वो एक्स बी में लिखा रहता है। अगर एक्स बी कॉलम में किसी भी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम डिजनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन कहेंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी इज। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज में होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मैक्सिमाइज दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है 3x1 + 5x2। तो 3x1 प्लस का यहाँ पर लिखा 5x2, इसके बाद लिखा है 4x3। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स लिखी हुई हैं, इनको हम कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में। तो लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसलिए यहाँ पर हम सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे और नया वेरिएबल होगा x3 के बाद x4, यहाँ पर x5 और यहाँ पर x6। तो लिखते हैं यहाँ पर 2x2 + 3x3, यानी कि यहाँ पर लिखा 2x2 प्लस का यहाँ पर लिखते हैं 3x3 प्लस एक नया वेरिएबल यहाँ पर लिखते हैं x4 और इक्वल टू यहाँ पर आता है 18। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट 2x2 + 5x3। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 2x2 प्लस का यहाँ पर लिखते हैं 5x3 प्लस एक नए वेरिएबल हो, तो यहाँ पर वेरिएबल लिखते हैं x5 और इक्वल टू फिर यहाँ पर आता है 18। इसके बाद लिखा है 3x1 + 2x2। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 3x1 प्लस यहाँ पर लिखते हैं 2x2 प्लस 5x3, 3x1 + 2x2 + 4x3। तो यानी कि यहाँ पर लिखा 4x3। इसके बाद नए वेरिएबल को ऐड करेंगे तो वेरिएबल x6 होगा और इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखिए 25। अब नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में 6 वेरिएबल होंगे, यानी कि यहाँ पर x6 तक आया है। तो यानी x1, यहाँ पर x2 और इसी तरीके से डॉट 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 और यहाँ पर लिखते हैं x6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमाइज जेड जो होता है उसमें सभी वेरिएबल इंक्लूड होने चाहिए। तो यहाँ पर 4x3 लिखा है, अब यहाँ पर लिखते हैं 0x4, फिर यहाँ पर लिखते हैं 0x5 और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 0x6। अब बनाते हैं यहाँ पर सिंपलेक्स टेबल और इसको हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहला कॉलम बेसिस का रहेगा बी का, फिर यहाँ पर सी बी, इसके बाद यहाँ पर एक्स बी के बाद में यहाँ पर लिखते हैं x1, फिर यहाँ पर आता है x2 बाद यहाँ पर x3, फिर इसको यहाँ पर x4 लिखते हैं, यहाँ पर x5 आ जाएगा और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं x6। xb के ऊपर यहाँ पर लिखते हैं cj और यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा जे, ये डेल्टा जे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं z और z की वैल्यू होती है cb × xb। जो cj में लिखते हैं वो मैक्सिमाइज z के x1, x2, x3 के कोफिशिएंट है। तो 3, 5, 4। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। x4 सिलेक्ट वेरिएबल है, x5 और x6 भी सिलेक्ट वेरिएबल है, इसलिए इसकी कॉस्ट 0, 0 और 0 लिखी हुई है। इसके राइट हैंड साइड लिखा है 18, 18, 25
तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट एक्स बी में 18, फिर यहाँ पर आता है 18, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 25। इसका कोफिशिएंट देखते हैं तो x1 का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में नहीं है तो 0, x2 का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, x3 का कोफिशिएंट 3 है, x4 का 1 है, x5 का नहीं है, x6 का नहीं है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, x1 का कोफिशिएंट 0, x2 का कोफिशिएंट 2, x3 का 5, x4 का 0, x5 का 1, x6 का 0। इसके बाद यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट लिखा हुआ है 3, x1 के बाद में यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट 2, x3 का 4 और यहाँ पर x4 का 0, x5 का 0 और x6 का 1। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर देखते हैं जो 3 इक्वेशंस होती हैं, यानी कि 3 इक्वेशंस हैं, तो 3 इक्वेशंस के लिए जो यूनिट मैट्रिक्स होती है वो 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बन रही है। तो इसमें जो सबसे पहले 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो वेरिएबल है वो x4 है, तो सबसे पहले 1 है, इसका वेरिएबल x4 है, तो इस बेसिस में फर्स्ट प्लेस पर हम यहाँ पर x4 लिखेंगे। सेकंड प्लेस पर 1 है यूनिट मैट्रिक्स का, इसका वेरिएबल x5 है, इसे हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे बेसिस में। और इसके बाद यहाँ थर्ड प्लेस पर x6 है, यहाँ पर थर्ड प्लेस पर 1 है, इसका वेरिएबल x6 है, तो इसको हम थर्ड प्लेस पर लिखेंगे x6 बेसिस में। तो x4, x5, x6 की यहाँ पर कॉस्ट जो लिखी हुई है वो यहाँ पर 0 0 और 0 है स्टूडेंट। इसका इसमें इंटू करेंगे, CB का XB में इंटू करके ऐड करेंगे तो आंसर यहाँ पर 0 ही आएगा। x4 आया है बेसिस का, तो बेसिस का यहाँ पर डेल्टा J 0, x5 आया है, इसका भी डेल्टा J 0 और x6 आया है तो इसका भी डेल्टा J 0 होगा स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर डेल्टा J की जो वैल्यू होती है वो होती है CJ माइनस CB इंटू यहाँ पर लिखते हैं XJ। तो इस तरीके से डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी C1 माइनस CB इंटू यहाँ पर लिखते हैं X1 और डेल्टा 1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 3 माइनस, तो 3 माइनस CB का X1 में इंटू करते हैं, तो CB का इंटू जब X1 में करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर इसका इंटू 0, इसका इसमें इंटू करेंगे 0, सभी को ऐड करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 की जो वैल्यू हो जाएगी C2, तो C2 की जगह यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 माइनस CB का इंटू X2 में करेंगे, तो CB का इंटू X2 में करेंगे तो 0 आएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे 0 आएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे 0 आएगा और सभी को ऐड करते हैं 0 को, तो यहाँ पर मिलता है 5। तो यहाँ पर स्टूडेंट 5 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डेल्टा 3 की वैल्यू लिखेंगे तो C3 माइनस CB इंटू X3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर C3 की जगह पर लिखा हुआ है 4 माइनस CB का X3 में इंटू करते हैं, तो CB का इंटू X3 में करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 का 5 में इंटू करेंगे 0 आएगा, 0 का 4 में इंटू करेंगे 0 आएगा और सभी 0 को ऐड करते हैं तो 0, इस तरीके से आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि डेल्टा J पॉजिटिव निकल रहे हैं, अगर कहीं एक तो पॉजिटिव डेल्टा के लिए पूरा कॉलम कहीं नेगेटिव ना हो ये देख लें, अगर नेगेटिव है तो उसको हम सॉल्यूशन को कहेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर पॉजिटिव डेल्टा के लिए एक भी कॉलम में पूरा कॉलम कोई नेगेटिव नहीं है, इसलिए पॉजिटिव डेल्टा में अब हम देखते हैं मैक्सिमम जो पॉजिटिव डेल्टा होगा उसको हम देखते हैं इनकमिंग वेक्टर मानते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव डेल्टा सबसे ज़्यादा है 5, तो 5 को ही हम यहाँ पर लिखते हैं इनकमिंग वेक्टर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर इनकमिंग वेक्टर। तो जब ये स्टूडेंट इनकमिंग वेक्टर मिलेगा तो इनकमिंग वेक्टर जब मिलता है तो हमेशा मिनिमम रेशियो निकालते हैं, तो मिनिमम रेशियो में डिवाइड करते हैं x2 से, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे x2 से, तो XB में x2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर 9 आएगा। 18 में 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, और इसके बाद 25 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से मिल जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2। तो मिनिमम रेशियो देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर सबसे कम वैल्यू ये 2 नंबर की आई है लेकिन एक जैसा नंबर है, तो आउटगोइंग या तो हम इसको मानेंगे या फिर इसको मानेंगे, एक को डिसाइड करेंगे। तो डिसाइड करने का मेथड क्या है उसको देखते हैं। तो इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर यानी 2 आउटगोइंग मिल रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं तो इसके सामने का की एलिमेंट इसको हम डिसाइड करेंगे, लेकिन डिसाइड होने के बाद ही हम देखते हैं कि एलिमेंट कौन सा नंबर बनेगा। तो मेथड क्या है, XB को छोड़ दें, XB के बाद जो भी वैल्यू लिखी हुई है आउटगोइंग वेक्टर के सामने इन एलिमेंटों की, उन एलिमेंटों को
लिखते हैं। यानी इस आउटगोइंग के सामने यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू लिखी है, यहाँ पर है 0, फिर यहाँ लिखते हैं 2, 0 2 3 1, 0 2 और यहाँ पर 3 1 और इसके बाद 0 और 0। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं 0 2 5, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 0 2 5 और 0 1 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 1 0। जो आउटगोइंग बनने के चांस होते हैं उसके सामने जो रो में एलिमेंट लिखे रहते हैं उन रो के एलिमेंटों को लिखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इन दोनों नंबरों के सामने जो सेम नंबर होता है उसके सामने जो की एलिमेंट बनने के चांस होते हैं उस की एलिमेंट को पहले की एलिमेंट जो बनने का चांस है इस नंबर से हम पहली रो को डिवाइड करते हैं, और जो दूसरे रो में जो नंबर बनने का चांस है इसको हम दूसरी रो के नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 2 और 2, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो मिनिमम नंबर, सबसे पहले यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू देगा उसी के सामने का आउटगोइंग वेक्टर डिसाइड होगा। तो ये आंसर 0 दे रहा है तो ये दोनों इक्वल आते हैं, तो इसमें कोई डिसीजन नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर 1 आता है, इसका भी आंसर 1 आता है, तो यहाँ से भी कोई डिसीजन नहीं होता है स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ से 3/2 है, यहाँ से 5/2 है। सबसे पहले जहाँ पर मिनिमम मिल जाएगा उसी के सामने का आउटगोइंग वेक्टर डिसाइड होगा। तो यहाँ 3/2 है, ये 5/2 है, तो इसका आंसर 3/2 कम है 5/2 से, तो मिनिमम वाला यानी कि इसी के सामने का जो नंबर होगा उसी को हम आउटगोइंग वेक्टर डिसाइड करेंगे। तो यानी कि आउटगोइंग वेक्टर हम डिसाइड करते हैं इसको, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर इक्वल आया है, यहाँ पर इक्वल आया है, सबसे पहले जो मिनिमम वैल्यू आई है इन दोनों में वो 3/2 है, 5/2 ज़्यादा वैल्यू है, तो ये मिनिमम है, तो इसी के सामने को हम डिसाइड करते हैं आउटगोइंग वेक्टर। तो स्टूडेंट ये आउटगोइंग ना हो करके ये वेक्टर आउटगोइंग होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं आउटगोइंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर। तो इनकमिंग और आउटगोइंग के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा की एलिमेंट, तो ये आउटगोइंग बना, इसे इनकमिंग बना, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ स्टूडेंट की एलिमेंट। अब यहाँ पर नई टेबल बनाएंगे, उस नई टेबल में और हम देखते हैं आउटगोइंग वेक्टर जो तुम्हारा नंबर यहाँ से x4 डिसाइड हो रहा है जो वेरिएबल, तो यहाँ पर ही हम लिखते हैं x4 आउटगोइंग वेक्टर। तो यहाँ पर लिखा आउटगोइंग वेक्टर। और अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं नई टेबल में जो हम वैल्यू यहाँ पर जो कॉलम बनाएंगे उसमें x4 को भी शामिल करेंगे। अगर x4 आर्टिफिशियल वेरिएबल होता तो इस कॉलम को हम यहाँ से रिमूव कर देते नई टेबल में, लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल नहीं है तो इसलिए इसको यहाँ पर बना रहने देंगे। आर्टिफिशियल वो होता है जिसके कोफिशिएंट ऊपर यहाँ पर -m लिखा रहता है। देखते हैं आगे इस टेबल को। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखते हैं तो पहला कॉलम B, फिर इसमें यहाँ पर आता है CB, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं XB, फिर यहाँ पर X1 X2 X3, फिर यहाँ पर लिखते हैं X4 के बाद यहाँ पर स्टूडेंट X5 आता है, इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं X6, फिर यहाँ पर लिखते हैं मिनिमम रेशियो, यहाँ पर लिखते हैं XB/Y। यहाँ पर आ जाएगा CJ के बाद यहाँ पर CJ यहाँ पर XB में, और डेल्टा J यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर Z आ जाएगा स्टूडेंट, Z की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी CB/XB। अब यहाँ पर 3 5 4 इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर 5, फिर इसमें यहाँ पर लिखते हैं 4 0 0 और 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं जो आउटगोइंग वेक्टर है, आउटगोइंग वेक्टर x4 है, तो x4 को यहाँ से हटा करके x2 को लिखेंगे इनकमिंग वेक्टर को, तो यानी कि यहाँ पर लिख दिया x2, और इसकी जो कॉस्ट है वो 5 है, तो x2 की कॉस्ट यहाँ पर 5 लिखते हैं। x5 में कोई चेंज नहीं है तो x5 रहेगा, और इसकी कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं रहेगा। इसके बाद लिखा है x6, इसमें भी कोई चेंज नहीं, और इसकी कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं जो की एलिमेंट है, इस की एलिमेंट से इस पूरे रो को डिवाइड करते हैं, तो यानी 18 में 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 3/2 आएगा, यहाँ पर 1/2 मिल जाएगा स्टूडेंट, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। और एक बात और देख लें यहाँ पर स्टूडेंट, जो बेसिस में आता है, जैसे x2 बेसिस में आया है, तो x2
वाले कॉलम में फर्स्ट प्लेस पर 1 रहेगा और शेष सभी नंबर 0 रहेंगे। अगर ये रो ना लिखें तो पहले हम इस बेसिस को लिख दें, इसके बाद डिवाइड करके लिख दें, आंसर वही आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। x5 लिखा हुआ है, सेकंड प्लेस पर है, तो x5 में सेकंड प्लेस पर 1 रहेगा इस कॉलम में और शेष सभी नंबर 0 रहेंगे, तो यानी कि यहाँ तक 0 आ जाएगा। x6 थर्ड प्लेस पर आया है, तो x6 में थर्ड प्लेस पर 1 रहेगा और शेष सभी नंबर 0 रहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर इतनी टेबल भरने के बाद अब यहाँ पर 2 रो ये छूटे हुए हैं, इसमें यहाँ पर 1 2 3 और 4 इनको भरना है। तो लेकिन इनके सामने जो नंबर भरे हुए हैं इन नंबरों को लिखते हैं 9 0 3/2 1/2, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 9 0 3/2 और यहाँ पर लिखते हैं 1/2। 2 लाइनों में भरना है, तो इस नंबर को 2 बार लिखते हैं 9 0 3/2 और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 1/2। एक सेकेंड, यहाँ पर आएगा नहीं सही से, यहाँ पर लिखते हैं 9 0 3/2 1/2, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 9 0 1/2 9 0 3/2 और 1/2, 9 0 3/2 और यहाँ पर लिखते हैं 1/2। तो स्टूडेंट एक बार यहाँ पर भी लिखते हैं 9 0 3/2 और 1/2। अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड रो में भरना है, तो सेकंड रो में जो वहाँ पर खाली प्लेसेस हैं इनको देखना है ओल्ड टेबल में। तो XB में यहाँ पर लिखा है 18, यहाँ पर लिखा है 0, तो 18 0 यहाँ पर लिखते हैं 18, यहाँ पर लिखते हैं 0। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट X3 और X4 में, तो X3 में लिखा हुआ है 5, X4 में 0, तो यानी कि यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0 लिखते हैं। इसका सेकंड यहाँ पर जो थर्ड रो है इसमें देखते हैं ओल्ड टेबल में, यानी इससे पहले वाली टेबल में 25 है, 3 है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 25, यहाँ पर लिखते हैं 3 और इसके बाद X3 और X4 में, तो X3 में लिखा हुआ है स्टूडेंट 4 और यहाँ पर 0, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 4, यहाँ पर 0। देखते हैं आगे। अब जब हमें यहाँ पर हमें सेकंड रो में भरना है स्टूडेंट, तो की एलिमेंट के नीचे सेकंड रो का एलिमेंट देखते हैं, तो की एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट सेकंड रो में है वो 2 है, तो इसका साइन चेंज कर दें, इसका साइन चेंज करने पर आएगा -2, तो सभी एलिमेंटों में -2 का इंटू करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। जब हम थर्ड रो में यहाँ पर भरना है तो की एलिमेंट के नीचे थर्ड रो का एलिमेंट देखते हैं, 2 है, इसमें भी माइनस साइन लगा करके इसमें इंटू करते हैं, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा -2, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2। अब स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्व करके इनको लिखते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, ये नंबर आया है 0 0 2 -1, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 0 0 और यहाँ पर आता है 2 -1। इसके बाद देखते हैं 7 3 1 -1, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 7 3, यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ पर स्टूडेंट आएगा -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, CV का XB में इंटू करते हैं, यानी इस कॉलम का इसमें इंटू करते हैं, 45 आएगा, यहाँ 0 और यहाँ पर इंटू करने पर 0 आएगा और सभी को ऐड करने से आंसर आ जाएगा 45। अब हमें निकालना है डेल्टा 1, X3 के लिए डेल्टा 3 और डेल्टा 4। तो डेल्टा 1 की जब वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा C1 - CV इंटू X1। सॉल्व करते हैं, तो C1 की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 3 माइनस CV का X1 में इंटू करेंगे, CV का इंटू X1 में इंटू करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर भी इंटू करने के बाद 0 आ जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा 3। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं डेल्टा 3 की वैल्यू, तो डेल्टा 3 जब निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा C3 माइनस CV इंटू X3। सॉल्व करते हैं, तो C3 की जगह पर लिखा हुआ है 4 माइनस CV का X3 में इंटू करते हैं, तो CV का इंटू X3 में करेंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा इंटू करने पर, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर सॉल्व करते हैं इंटू करते हैं इसका, तो 15/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 15/3 और यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 बार यहाँ से कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से -1। तो इस तरीके से यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर देख लें, यहाँ पर C3 माइनस CV इंटू X3 करेंगे। C3 की जगह पर स्टूडेंट यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, माइनस का
CV का x3 में इंटू करते हैं तो CV का इंटू जब x3 में करेंगे 5 का इंटू 3 में तो 15/2 आएगा। यहाँ पर 3 लिखा है, 15/2। इसको सॉल्व करते हैं, 8 - 15 यानी कि यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 7/2। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7/2 इस जगह पर -7/2 आएगा। इसके बाद जब हम यहाँ पर डेल्टा 4 निकालते हैं तो डेल्टा 4 की जो जगह वैल्यू आ जाएगी तो C4 - CV इंटू यहाँ पर स्टूडेंट लिखते हैं x4, तो C4 की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है 0 माइनस CV का इंटू x4 में करते हैं तो CV का इंटू x4 में करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से 5/2 आ जाएगा और ये दोनों नंबर 0 आ जाएंगे, यानी कि 5/2। तो इस तरीके से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा माइनस का 5/2। अब देखते हैं स्टूडेंट डेल्टा जे, अभी भी यहाँ पर डेल्टा जे सभी नेगेटिव नहीं है, एक पॉजिटिव है। एक से ज़्यादा अगर पॉजिटिव डेल्टा हो जाते हैं तो हम मैक्सिमम वाले को इनकमिंग मानते हैं, लेकिन एक ही पॉजिटिव है फिर उसी को हम लिखते हैं इनकमिंग वेक्टर। तो ये यहाँ पर मिल जाएगा इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर आया और इनकमिंग वेक्टर निकलता है मिनिमम रेशियो में, इस इनकमिंग वेक्टर से डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइड करते हैं x1 से, तो xb डिवाइडेड बाई x1 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। तो 0 में किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें या नेगेटिव से डिवाइड, यानी कि पॉजिटिव नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो डैश लिखा जाता है, तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर तो डैश आ जाएगा। इसके बाद xb में x1 से डिवाइड करेंगे, यानी 0 में 0 से डिवाइड करेंगे और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा डैश आएगा, तो यहाँ पर भी डैश लिखते हैं। और 7 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा 7/3। पिछले वीडियो में हमने बताया भी है कि 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करें, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इसका आंसर हमेशा डैश लिखते हैं। और नेगेटिव नंबर से किसी को भी डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इसको भी हम डैश लिखते हैं। और 0 में नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी डैश लिखते हैं, और 0/0 तो भी हम डैश लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो इस तरीके से आउटगोइंग वेक्टर, अब यहाँ पर केवल एक ही नंबर बचा है 7/3, तो 7/3 को यहाँ पर लिखते हैं आउटगोइंग वेक्टर। आउटगोइंग वेक्टर, तो अब ये यहाँ पर आउटगोइंग वेक्टर आ जाएगा। आउटगोइंग यहाँ पर लिखा हुआ है x6, तो इसमें भी यहाँ पर मेंशन करेंगे आउटगोइंग वेक्टर, तो यानी ये वैल्यू मिल जाएगी आउटगोइंग वेक्टर। तो स्टूडेंट इनकमिंग और आउटगोइंग, यानी इनकमिंग ये है, आउटगोइंग ये है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम यहाँ पर मानते हैं की एलिमेंट, और अब यहाँ पर नई टेबल बनाएंगे और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट ये आ जाएगा b, इसको यहाँ पर लिखते हैं CV के बाद यहाँ पर आता है xb, फिर यहाँ पर अगला वेरिएबल x1, x2, x3, यहाँ पर लिखते हैं x4, और ये वैल्यू यहाँ पर आती है x5, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं x6। इसमें यहाँ पर xb में आ जाएगा cj, और यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा j। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा z की वैल्यू यहाँ पर आती है cv इंटू xb, और cj में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यानी कि 3, 5, 4 यहाँ पर मिल जाएगा 3, यहाँ पर 5, 4, 0, 0 और 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं जो आउटगोइंग वेक्टर है, आउटगोइंग वेक्टर का नाम है x6 को हटाएंगे, इसमें इनकमिंग वेक्टर रखेंगे x1, तो x6 की जगह पर यहाँ पर x1 आएगा। इसकी x1 की जो कॉस्ट होगी 3 लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा x2, इसमें कोई चेंज नहीं, तो x2 की कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद x5 लिखा हुआ है, x5 में चेंज नहीं है तो इसकी कॉस्ट में भी कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी x6 था तो x6 की कॉस्ट थी 0, अब यहाँ पर x1 आ गया है तो x1 के ऊपर की कॉस्ट जो हो जाएगी वो यहाँ पर नोट की जाएगी, यानी कि 3 हर जगह सेम रहती है, इतना आया। अब स्टूडेंट देखते हैं x2 फर्स्ट प्लेस पर है बेसिस में, तो यहाँ पर x2 में लिखते हैं फर्स्ट प्लेस पर 1 और शेष सभी नंबरों को 0। इसके बाद x5 सेकंड प्लेस पर है, तो सेकंड प्लेस पर है x5 में 1 लिखेंगे, शेष सभी नंबरों को 0 लिखेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर x1 थर्ड प्लेस पर है, तो थर्ड प्लेस पर x1 में 1 लिखेंगे और शेष सभी नंबरों को
जीरो लिखेंगे। तो इससे पहले वाली जो टेबल बनी थी स्टूडेंट, उसमें हम देखते थे दो आउटगोइंग वेक्टर एक जैसे निकले थे, तो उसके बाद की जो टेबल बनती है उसमें एक्स बी में 100% जीरो आएगा। जब आउटगोइंग वेक्टर सेम आते हैं तो उससे अगली टेबल में एक्स बी में जीरो बनता ही बनता है। तो जब जीरो बन जाएगा तो बेसिस का नंबर जीरो हो गया x5, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा ये होगा डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट कि यूनिट मैट्रिक्स को भरने के बाद अब जो की एलिमेंट होगा इस रो को इस की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एक्स बी में 7y3, 3 से डिवाइड करते हैं 7, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 7y3। 3 से 3 में ही डिवाइड करते हैं 1, 0 में 3 से डिवाइड करेंगे 0, 1 में करेंगे 3 से डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 1/3, -1 में डिवाइड करेंगे -1/3 आ जाएगा, और इसके बाद 0 में डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, और 1 में डिवाइड करेंगे 3 से 1/3 आएगा। अब यहाँ पर खाली प्लेसेस को भरना है, लेकिन इसके सामने जो भरा हुआ नंबर है 7/3, 1/3, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 7/3, यहाँ पर लिखते हैं 1/3, और इसके बाद -1/3 और फिर 1/3, तो माइनस का 1/3, और इसके बाद स्टूडेंट फिर यहाँ पर आता है 1/3। लेकिन ये हमें दो रो भरने हैं, तो ये नंबर हम दो बार लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 7/3, फिर यहाँ पर लिखते हैं 1/3, फिर माइनस का 1/3, और इसके बाद 1/3। अब देखते हैं स्टूडेंट फर्स्ट रो में भरना है, तो फर्स्ट रो में इससे ओल्ड टेबल यानी कि इस टेबल में देखते हैं खाली जगह पर जो भरा है नंबर उसको देखते हैं। एक्स बी में लिखा है 9, x3 में लिखा है 3/2, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 9 और यहाँ पर लिखते हैं 3/2। x4 और x6 में देखते हैं, x4 में लिखा हुआ है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और x6 में लिखा हुआ है 0, और इसके बाद यहाँ पर अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर xb में क्या लिखा है 0, xb के बाद x3 में लिखा हुआ है 2, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर लिखेंगे 2। इसके बाद x4 में देख लें, तो x4 में लिखा हुआ है माइनस का 1, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -1, और x6 में जो लिखा हुआ है वो 0 नंबर है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर स्टूडेंट की एलिमेंट को देखें, जब हम फर्स्ट रो में भरेंगे तो की एलिमेंट के ऊपर जो एलिमेंट फर्स्ट रो में मिलेगा वो 0 है। इसका साइन चेंज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि 0 ही आएगा, 0 का इंटू करते हैं। और जब हम सेकंड रो में भरेंगे तो सेकंड रो का एलिमेंट देखते हैं, कि एलिमेंट के ऊपर 0 है, इसमें ही साइन चेंज करके इंटू करते हैं, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 9, यहाँ से आ जाएगा 3/2, यहाँ से आ जाएगा 1/2, और यहाँ से आ जाएगा 0। इसी तरीके से यहाँ पर 0 आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 9, 3/2, 1/2, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 9, यहाँ पर 3/2, और यहाँ पर स्टूडेंट आता है 1/2, और 1/2 के बाद में 0। इसके बाद स्टूडेंट 0, 2, -1, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 0, यहाँ पर लिखते हैं 2, -1, और -1 के बाद में यहाँ पर आता है 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर निकालते हैं सी बी का एक्स बी में इंटू करेंगे, यानी कि इसका इसमें इंटू करते हैं 0 आ जाएगा, इसका इसमें इंटू करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर 45 आ जाएगा, और इसका इसमें इंटू करते हैं तो 7 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 52 आएगा। अब हमें निकालना है डेल्टा 3 और डेल्टा 4 और डेल्टा 6। इसको देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर डेल्टा 3 की, तो डेल्टा 3 की वैल्यू हो जाएगी C3 माइनस CB इंटू x3। C3 की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, तो C3 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 माइनस CB का इंटू x3 में करेंगे, CB का इंटू x3 में करते हैं स्टूडेंट तो 15/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 15/2। 0 का इंटू करेंगे 2 में 0 आ जाएगा, और 3 का इंटू इसमें करेंगे 1/3 में, तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 1, और सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाता है माइनस का 9/2, तो ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 9/2। और इसके बाद यहाँ पर डेल्टा 4 निकालते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा 4 निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से C4 माइनस CB इंटू यहाँ पर लिखते हैं x4, तो C4 की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं 0 है, तो 0 माइनस CB का इंटू x4 में करेंगे, तो CB का x4 में जब इंटू करते हैं तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 5/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/2।
5/2 यहाँ पर 0 आ जाएगा स्टूडेंट, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1। तो इस तरीके स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है माइनस का 3/2। तो ये माइनस 3/2 मिल जाएगा। इसके बाद अब स्टूडेंट निकालते हैं हम डेल्टा 6 की वैल्यू। तो यहाँ पर डेल्टा 6 निकालेंगे तो यहाँ पर C6 माइनस CV इंटू x6 आ जाएगा। तो C6 की वैल्यू 0 माइनस CV का x6 में इंटू करेंगे तो CV का इंटू x6 में करते हैं स्टूडेंट, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस तरीके सॉल्व करके स्टूडेंट यहाँ पर आता है -1। तो सभी डेल्टा जो यहाँ पर देख रहे हैं लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि बेसिस वाले x2 और x1 x5, x1 x2 और x5 इनका बेसिस का डेल्टा जो 0 है, और नॉन बेसिस वाले उनका सभी का डेल्टा जो नेगेटिव है। इसलिए यहाँ पर ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम जेड। जब सभी डेल्टा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाते हैं तो जेड हमारा मैक्सिमम बन जाता है, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता है, यानी मैक्सिमाइज जेड। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं जो सॉल्यूशन होगा। अब XV में हम देख लें, जो हमारी गिवन प्रॉब्लम थी उसमें x1 x2 x3 था, और यहाँ पर बेसिस में आया है x1 x2 और x5, लेकिन बेसिस में x1 x2 x5, लेकिन यहाँ पर बेसिस में यहाँ पर बेसिक वेरिएबल एक 0 आया है, तो इसलिए सॉल्यूशन डीजनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है सिंस ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 देयरफॉर करंट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड इज गिवन वाई। तो जो गिवन प्रॉब्लम थी उसमें 3 वेरिएबल थे x1 x2 और x3। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू लिखी हुई है XV में 7/3। तो यानी कि यहाँ पर सॉल्यूशन जो लिखा जाएगा x1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी 7/3, और स्टूडेंट यहाँ पर x2 की जो वैल्यू है तो यहाँ पर लिखी हुई है x2 की वैल्यू 9। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा x2 इक्वल टू 9, और x3 जो कि यहाँ पर बेसिस में ये नंबर नहीं है, तो जो बेसिस में वैल्यू नहीं होती है उसकी वैल्यू को हम 0 लिखते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा था वो मैक्सिमाइज लिखा था, तो मैक्सिमाइज जेड की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 52। तो यहाँ पर आता है 52। तो स्टूडेंट ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आज इस वीडियो में यही तक। अगली प्रॉब्लम में यानी अगले वीडियो में हम चलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक। दैट्स ऑल।